नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मवेशियों को ले जाते समय भीड़ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद 2 लोगों को शुक्रवार सुबह मृत पाया गया और तीसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तीसरे शख्स की भी मौत हो गई है। मृतकों की पहचान गुड्डू खान, चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन एडिशनल एसपी रायपुर ग्रामीण कीर्तन राठौड़ ने पुष्टि की कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। हमारे न्यायपत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं को भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। संजय सिंह ने कहा, यह बहुत बड़ा घोटाला है। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है और पिछले 2-3 सालों में करीब 3 करोड़ बच्चे पेपर लीक के कारण बर्बाद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चे पुलिस भर्ती घोटाले में और 23 से 24 लाख बच्चे इस नीट के एग्जाम में बर्बाद हुए। उन्होंने कहा कि 720 अंक 67 बच्चों के आगे टॉप कर गए सब एक साथ। क्या ये संभव है? एक बच्ची को फिजिक्स में 1 नंबर मिल रहा है और नीट में उसे 720 मिल रहे हैं। जब 14 जून को परिणाम आने थे तो 4 जून को परिणाम क्यों निकाले, जिस दिन चुनाव के नतीजे आने थे? ये सारे प्रश्न हैं जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि नीट में घोटाला घपला हुआ है। नीट यूजी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षाओं की तैयारी की है, हम उनके परिश्रम को नहीं भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एक एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। अगर कोई गलती है तो हाँ कहें, यही गलती हुई है और हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। कम से कम ये आपके प्रदर्शन में आत्मविश्वास जगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने सिस्टम के साथ धोखाधड़ी की है वो डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए अधिक खतरनाक होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। एक गिरोह ने डीवीआर नामक एक फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाई और सोशल मीडिया पर नौकरी की रिक्तियां पोस्ट की। इसमें कहा गया कि अगर आप इस कंपनी में काम करने के इच्छुक हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको मोटी सैलरी भी मिलेगी। बड़ी बात यह थी कि ये पद सिर्फ लड़कियों के लिए था। इस पोस्ट के बाद तमाम लड़कियों ने संपर्क किया। आरोप है कि डीवीआर नामक फर्जी मार्केटिंग कंपनी ने लड़कियों को मोटी रकम देने का वादा कर नौकरी पर रखा। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने लड़कियों को बंधक बना लिया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़कियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इस मामले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें लड़की को बेल्ट से पीटते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने अहियापुर और सदर इलाके में छापेमारी कर सभी लड़कियों को मुक्त कराया था। ज्यादातर लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराना उचित नहीं समझा, लेकिन छपरा जिले की एक लड़की हिम्मत जुटाकर सामने आई और मुजफ्फरपुर के अहियापुर में कथित कंपनी के एक फर्जी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मुजफ्फरपुर के सेक्स स्कैंडल को लेकर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा, यह हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक लोग हैं जो लड़कियों की आपूर्ति करने में लिप्त हैं। कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार के मंत्री बन जाते हैं। इनका काम सप्लाई करना और महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना है। ये सब इनके इशारे पर होता है। कौन बनाता है फर्जी कंपनियां? जो बिहार के मंत्री बनते हैं। जब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा तो इन चीजों का खुलासा करेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार एनडीए को घेरने में लगा है। गठबंधन के नेता आज सेबी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सेबी चेयरमैन माधवी पुरी से मिलकर सभी ने स्टॉक मार्केट में बड़े घोटाले की बात कहते हुए मामले की जांच की मांग की। सेबी चेयरमैन से नेताओं ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में हेरफेर की जांच की जाए। डेलीगेशन में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष और साकेत गोखले शामिल थे। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सामत और पूर्व एनसीपी एसपी एमएलसी विद्या चौहान भी थी।
कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया है। प्रियंका के कैंडिडेट बनते ही कांग्रेस ने पीएम मोदी को वायनाड से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी भी आए वायनाड से चुनाव लड़ने, उन्हें कौन रोक रहा है। वाराणसी में तो संघर्ष करते जीते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर जब सीपीआई के नेता एनी राजा से पूछा गया कि वो उम्मीदवार होंगे या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर फैसले के लिए काफी समय है। बता दें, एनी राजा वायनाड से लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के नतीजों के बाद भारतीय राजनीति परिदृश्य में बदलाव आया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खुल गई है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि एनडीए सरकार की संख्या ऐसी है कि वो बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। मूल रूप से अगर एक सहयोगी दूसरी तरफ मुड़ गया तो खेल हो जाएगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 5 दिनों तक गोरखपुर के प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान गोरखपुर में रहे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुलाकात हुई ही नहीं और कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि मुलाकात हुई और छुपाई जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने मुलाकात न होने पर तंज कसा है। उन्होंने एक शायरी ट्वीट की है और कहा है, बहुत गहरा है कोई शिकवा वो गिला, वो जितना करीब आकर भी ना मिला। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी एबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार पर एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री जारी की है। पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री के एंकर अविन डायस के शब्दों में, डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राज्य की लंबे हाथों को उजागर करना है। डॉक्यूमेंट्री में सनसनीखेज दावे किए गए हैं और सुझाव दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के कई लोगों के खातों को सामने लाती है, जिन्हें कथित तौर पर भारतीय जासूस एजेंटों द्वारा निशाना बनाया गया। हमले का निशाना अधिकांश लोग सिख समुदाय के हैं जो अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं और मोदी सरकार के आलोचक हैं। डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए सिख समुदाय के कुछ लोगों ने भारतीय अधिकारियों पर भारत में उनके परिवारों को धमकाने का आरोप लगाया। एबीसी न्यूज की नई डॉक्यूमेंट्री में भारतीय खुफिया एजेंटों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का पर्दाफाश होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि वो इन आरोपों से बेहद चिंतित है। एक सरकारी प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को महत्व देता है, जहां लोगों को अपनी आस्था और विरासत सहित ये व्यक्त करने के लिए सुरक्षित और आज़ाद होना चाहिए कि वो कौन है। हम हिंसा या हिंसा की धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बता दें, डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है इन्फिल्ट्रेटिंग ऑस्ट्रेलिया, इंडियाज सीक्रेट वॉर। डॉक्यूमेंट्री को लेकर लोग लिख रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। भाजपा लोकसभा स्पीकर पद पर अपना बंदा बैठाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। उसने सहयोगी दलों की ओर से इस मुद्दे पर पूरी सहमति पा ली है। यही वजह है कि जेडीयू और टीडीपी ने अभी तक इस पर किसी तरह का संकेत नहीं दिया है। जेडीयू नेताओं के बयान भी बंद हैं, लेकिन विपक्ष जरूर सक्रिय है। मोदी अमित शाह ने अब लोकसभा में उप नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी सूत्र मीडिया को ये बार बार बता रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी की ओर से अभी तक कोई अड़चन नहीं डाली गई है। दोनों सहयोगी दलों ने अब तक अपनी कोई शर्त भी नहीं रखी है। असली मामला विपक्ष का है, जिससे बातचीत की जा रही है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने साल 2023 तक अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हो गए हैं। भारत के पास साल 2023 में 164 परमाणु हथियार थे, जो साल 2024 में 172 हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 परमाणु हथियार थे और इस साल अब तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं चीन की बात करें तो साल 2023 में उसके पास 410 परमाणु हथियार थे, जो इस साल बढ़कर 500 हो गए हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि पिछले 18 सालों से मैंने जमीन पे काम किया है और 9 सालों में महिला आयोग में 1.7 लाख केस में सुनवाई करी, बिना किसी से डरे और किसी के आगे झुके। महिला आयोग को एक बहुत ऊंचे मकाम में खड़ा कर दिया। पर बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर में बुरी तरह पीटा गया और फिर मेरे चरित्र हनन किया गया। मालीवाल ने कहा कि आज इस विषय में मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय मांगा है। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में उन्हें जमानत दे दी है। एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी को शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई है कि वो मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करेंगी।
सिंगर अलका याग्निक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वायरल अटैक के कारण उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। इस बात की जानकारी खुद अलका याग्निक ने देर रात सोशल मीडिया पर शेयर की। सिंगर रेयर डिसऑर्डर का शिकार हुई हैं, जिसके कारण उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। ये उनके साथ फ्लाइट में सफ़र करने के बाद हुआ और इस बात को कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस और साथ काम करने वालों से अपील की है कि बहुत तेज़ म्यूजिक और हेडफोन का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।